मैं अपने भाई की बात सुनकर हैरानी से उसे देख रही थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, ना ही उस पर कि ऐसे शब्द मैं अपने भाई के मुंह से सुनूंगी। मैंने कहा, भाई आप होश में तो हो ना? वो नशे में चूर अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से मेरे कमरे की दीवार से लगकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। कहने लगा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, रात को तैयार रहना। मैंने गुस्से से कहा, मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगी। वो कहने लगा, अगर तुम शराफत से नहीं मानी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। ये कहकर वो नशे से चूर मेरे कमरे को बाहर से लॉक करके चला गया। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं अपने नशेड़ी भाई से ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैं फौरन दरवाजे के पास आई, दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला था। दरवाज़ा पूरा दिन ही बंद रहा। मैं भूखी प्यासी कई बार दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। शायद इसीलिए कि मेरा भाई मुझे जिस घर में लाया था वहाँ करीब कोई नहीं रहता था। मुझे नहीं पता था कि वो अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है। बहन भाई जैसे पवित्र रिश्ते की इस तरह धज्जियाँ भी उड़ा सकता है। ये एक सुनसान सा इलाका था। यहाँ कोई घर नहीं बना हुआ था सिवाय एक इस घर के। मेरा भाई जब मुझे यहाँ धोखे से लेकर आया तो मैंने उससे कहा कि आप मुझे कहाँ ले आए हो, यहाँ तो कोई रहता भी नहीं है। वो कहने लगा, तभी तो इतना बड़ा घर इतना सस्ता मिल गया है। मैंने कहा, मुझे यहाँ डर लग रहा है, मुझे वापस अपने पुराने घर जाना है। वो कहने लगा, अब यही हमारा घर है। वो घर मैंने बेचकर ये घर खरीद लिया है। ये घर हमारे पुराने घर से बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे डर सा लग रहा था। अभी कुछ दिन ही हुए थे हमें यहाँ पर आए हुए, तो भाई ने मुझे अपना असल मकसद भी बता दिया। वो मुझसे गलत काम करवाना चाहता था और मेरे पैसे से अपने नशे की लत पूरी करना चाहता था, जो पुराने घर में मुमकिन नहीं था, क्योंकि वहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग मेरी माँ के निधन के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं इस वक्त कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही थी। भूख प्यास को बर्दाश्त करके मैं निढाल सी हो गई थी। दिन से दोबारा रात हो चुकी थी कि जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने एक बड़ी उम्र का आदमी था, हट्टा कट्टा। उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। उस आदमी ने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके गलत इरादे देखकर मैं रोने और चिल्लाने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं इस पाप के लिए तैयार नहीं हूँ। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को मुंह मांगी कीमत दी है तुम्हारी। ये कहकर वो मेरे पास आ गया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और वो पीछे जा गिरा। मैं जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही वो मुझे बाजू से पकड़ चुका था। वो बहुत गुस्से में था। उसने मुझे बेड पर फेंक दिया। मेरा सर बेड के किनारे पर जा लगा। मेरा सर इतनी जोर से लगा था कि मुझे चक्कर आने लगे थे। 24 घंटों से भूखी प्यासी थी, इसलिए मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि सामने इस दरिंदे जैसे इंसान से अपने बचाव के लिए लड़ सकती। सुबह का सूरज मेरे लिए बर्बादी का नया दिन लेकर निकला था। वो व्यक्ति मेरे मुंह पर पैसे फेंक कर कहने लगा, बड़ी अकड़ रही थी रात को मेरे सामने, देख लिया ना अपना अंजाम। ये मर्द का समाज है लड़की, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिकने के लिए होती हैं। आगे से जब मैं आऊं तो झुककर मेरे सामने आना, वरना आज से भी ज़्यादा बुरा हाल करूंगा तुम्हारा। ये कहकर वो कमरे से जा चुका था। उस आदमी ने एक हैवान जैसा व्यवहार मेरे साथ किया था। मेरे चेहरे और बाजू पर उसने जलते सिगरेट बुझाए थे। मैं रोती चिल्लाती रही और वो मेरा तकलीफ पर हंसता रहा। वो कहने लगा, ये मुझे धक्का देकर पीछे गिराने की सज़ा थी। मेरा जी चाहा कि ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थीं। मैं भूख और तकलीफ को सहकर बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। जब मेरा भाई मेरे कमरे में आया, वो मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर नजरें बदल गया। मेरे बेड पर बिखरे नीले नोट देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसने किसी भूखे कुत्ते की तरह वो नोट झपटे थे और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा कमरा फिर से लॉक हुआ था, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा। मुझ में इतनी हिम्मत ही कहाँ बची थी। कुछ देर के बाद मेरा भाई सोनू मेरे लिए नाश्ते की ट्रे ले आया। मेरे सामने रखकर कहने लगा, पेट भर के खा ले, तेरे ही पैसों से लाया हूँ। मेरा जी चाहा कि वो ट्रे उठाकर उसके मुंह पर फेंक दूँ,
मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा, जिसे अपने किए पर जरा भी अफसोस नहीं था। फिर वो मुझे चोर आंखों से देखकर कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें इस तरह कैद करके। अगर तुम आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहनें तो भाई की इज्जत होती हैं। वो तो अपनी बहन की तरफ उठने वाली मैली आंख को भी फोड़ देते हैं। पर यह कैसा भाई था जो बहन के कमरे में एक गैर मर्द को खुद लाया था, सिर्फ कुछ पैसों की खातिर। मेरी आंखों से आंसू बहकर मेरे गालों पर लगे जख्म पर किसी नमक की तरह से लगे थे और मुझे तड़पा गए थे। लेकिन ये शायद मेरी तकलीफ भरी जिंदगी की शुरुआत थी। असल मौत तो उस वक्त आई जब मेरे सगे भाई ने अपना नशा पूरा करने के लिए मेरे साथ। मेरे बाबा का निधन उस वक्त हुआ जब हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे। मेरे बाबा को गए अभी कुछ दिन ही हुए थे कि मेरी माँ लोगों के जूठे बर्तन मांजने लगी ताकि हमारा पेट भर सके। पूरे दिन माँ लोगों के घरों में काम करती थी। शाम को थकी हारी आती तो घर के कामकाज करने लगती। मैं उस वक्त 8 साल की थी, लेकिन अपनी माँ की खातिर मैंने अपनी उम्र से पहले ही घर के कामकाज संभाल लिए थे। सोनू उस वक्त 10 साल का था, लेकिन काम कुछ नहीं करता था। जैसे ही माँ काम पर जाती वो भी घर से बाहर निकल जाता। पूरा दिन गली के आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता। माँ के घर आने से पहले ही घर आ जाता था और मुझसे कहने लगता कि माँ को ये मत बताना कि मैं बाहर गया था। साथ ही अपनी जेब से मुझे टॉफ़ी निकाल कर देता। मैं भी खुशी से रख लेती और माँ से भाई की कोई शिकायत नहीं करती थी। मगर एक बार जो मेरी आंखों ने देखा, उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। वो 10 साल का था। एक बार रात के वक्त माँ गहरी नींद में सो रही थी। जब मेरी आंख अचानक से खुल गई, मैंने देखा तो भाई की चारपाई खाली थी। आधी रात को भाई कहाँ जा सकता था। मुझे शुरू से ही अपने भाई से बहुत प्यार था। हम 2 ही तो बहन भाई थे। फिर बहनों को भाई से ज़्यादा मोहब्बत होती है, ये तो आम सी बात है। मैं कमरे से दबे पांव बाहर आई तो भाई आंगन में बिछी चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था। मैं ये देखकर हैरान सी खड़ी रह गई। इतनी सी उम्र में वो सिगरेट पी रहा था। मैं फौरन भाई के पास आ गई। वो मुझे सामने देखकर बौखला सा गया। सिगरेट की धुएं की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उसने सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन मैं देख चुकी थी। मैंने कहा, मैं अभी माँ को बताती हूँ कि आप सिगरेट पी रही हैं। मेरी बात सुनकर भाई के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने फौरन सिगरेट बुझा दी और फिर वो मुझसे कहने लगा, तुम मेरी प्यारी बहन हो, माँ से कुछ मत कहना, मैं तुम्हें कल 2 चॉकलेट ला कर दूंगा। मैं फौरन से मान गई क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी। उसके बाद तो भाई अपने इस रास्ते पर चलता ही चला गया। पहले सिगरेट का आदी हुआ, उसके बाद नशे का। रात को देर से घर आने लगा। मुझसे कहता कि मैं आंगन में बैठकर उसका इंतज़ार करूं। जब वो आए तो मैं चुपके से दरवाज़ा खोल दूं ताकि माँ को पता न चले, और बदले में वो मुझे चॉकलेट लाकर देगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरा ये छोटा सा लालच मुझे कितना महंगा पड़ेगा। अगर मैंने माँ को उसी वक्त बता दिया होता तो माँ सोनू भाई को उसी वक्त रोक लेती, लेकिन मैं तो कुछ चॉकलेट की खातिर भाई के राज को छुपा बैठी थी। एक दिन जब भाई घर आया तो उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके कदम भी बुरी तरह से डगमगा रहे थे। वो घर में आते ही आंगन की चारपाई पर गिर गया और सो भी गया। वो उस वक्त 15 साल का था जब उसने शराब पी थी, लेकिन माँ को मैं फिर भी कुछ नहीं बता पाई क्योंकि मुझे चॉकलेट का लालच जो था। भाई जब जुआ भी खेलने लगा था और जब जुआ जीत जाता तो मुझे बर्गर खिलाता। मुझे नहीं पता था कि जुआ कोई बुरी चीज़ है। मैं रोज़ भाई के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि वो जुआ जीत के आए, क्योंकि माँ की मेहनत के पैसों से बस दाल रोटी ही पकती थी। माँ जब सो जाती, भाई घर से बाहर निकल जाता था। जुआ जीतकर बर्गर कोल्ड ड्रिंक लाता और हम दोनों मिलकर खाते थे। जब वो 16 साल का हुआ तो माँ ने उसे एक दुकान पर नौकरी पर लगवा दिया। भाई बस कुछ ही घंटे की नौकरी करता था, बाकी जुआ खेलने लगता। दुकान के मालिक ने माँ को भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है और जुआ खेलता है, नौकरी भी ठीक से नहीं करता। मेरी माँ तो ये सब सुनकर रोने लगी थी और अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहली बार माँ ने भाई को बहुत मारा था
और खुद भी बहुत रोई थी कि मैं मेहनत मजदूरी करती रही ताकि तुम लोग हराम से बचे रहो और तुमने खुद को इन चक्करों में फंसा लिया। मेरा भाई उस वक्त इस नशे की बुरी तरह से आदी हो चुका था। माँ की मारपीट का उस पर असर भी नहीं था। अब वो पूरा पूरा दिन घर पर बैठा रहता। रात को एक पाउडर लाता और उस पाउडर को सूंघता। वो पाउडर नाक के जरिए भाई के अंदर चला जाता और फिर वो दुनिया से बेखबर हो जाता था। मेरी माँ उसे एक बार नशा छुड़ाने वाले अस्पताल में भी ले गई, लेकिन वहाँ से भी वो भाग आया। अब वो माँ के पैसे भी चोरी करने लगा था। जब उसे नशा नहीं मिलता तो वो पागल सा हो जाता था। घर के बर्तन जमीन पर पटकने लगता था। अब तो माँ भी उसके जुनून और पागलपन को देखकर डर जाती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा था। मेरा भाई 20 साल का हो चुका था और मैं 17 साल की। एक दिन भाई माँ से पैसे मांग रहा था। माँ ने साफ साफ मना कर दिया। वो पहले तो घर की चीजें तोड़ने लगा, लेकिन माँ ने फिर भी उसे पैसे नहीं दिए तो नशा न मिलने की वजह से वो दीवानगी पर उतर आया। उसने माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं भाई से माँ का गला छुड़ाने लगी, लेकिन वो माँ को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने मुझे भी जोर से धक्का दे दिया और मैं फर्श पर जा गिरी। जब तक मैं दोबारा उठकर भाई के पास आई ताकि उनसे माँ को छुड़वा सकूं, तब तक माँ मर चुकी थी। ये देखकर मैं चिल्लाने लगी। भाई का जुनून भी एकदम खत्म हो गया था। उसने जैसे ही माँ का गला छोड़ा, माँ का मुर्दा जिस्म जमीन पर गिर गया। ये देखकर भाई के चेहरे का रंग भी उड़ गया था। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले हमारा दरवाज़ा बजाने लगे। भाई मुझसे कहने लगा, भगवान के लिए मुझे बचा लो, मैंने जानबूझकर माँ को नहीं मारा है। अगर तुमने मोहल्ले वालों को ये बता दिया कि मैंने माँ का गला घोटा है तो वो मोहल्ले वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस मुझे फांसी चढ़वा देगी। क्या तुम मुझे मरते देख सकती हो? मैं अभी माँ के गम में ही तड़प रही थी। भाई को फांसी कैसे चढ़ा सकती थी? उस वक्त वो खुद भी रो रहा था और उसने जो कुछ माँ के साथ किया वो वाकई में जुनून की हालत में किया था। मैंने इस बार भी अपने भाई की बात मानकर उसके हर झूठे जुर्म पर पर्दा डाला, जैसे बचपन से मैं पर्दा डालती आई थी। और उसका सिला मुझे ये मिला कि उसी भाई ने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया। कहते हैं कि बहनें भाइयों पर जान वार देती हैं, और मैं इज्जत वार चुकी थी। उसके नशे ने पहले मुझसे मेरी माँ छीनी थी और आज मेरी इज्जत। वो मुझे उस मोहल्ले से निकालकर इस जंगल जैसी जगह पर ले आया, क्योंकि यहाँ मेरी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे सामने नाश्ता रखकर जा चुका था। मैंने रोते रोते अपने पेट के नर्क को भरा। इससे पहले कि सोनू मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक करता, मैंने कहा, भाई मैं आपकी हर बात मानूंगी, दरवाज़ा लॉक मत करना। फिर वही हुआ। सोनू मेरी तरफ से संतुष्ट हो गया था और वहाँ से चला गया। जब वो घर से बाहर गया तो मैं भी कमरे से बाहर निकल गई। मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था, वो ये कि मैं यहाँ से भाग जाती, क्योंकि मैं इस पाप से भरी जिंदगी को नहीं गुजारना चाहती थी। मैं जानती थी कि वो रात को फिर किसी को अपने साथ लेकर आएगा और खुद नशा करके सो जाएगा और वो लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए एक चादर खुद पर ओढ़कर अपना चेहरा छुपाकर मैं वहाँ से बाहर निकल गई। मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझे जाना कहाँ है। मुझे वहाँ कहीं दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रात की स्याही भी छा चुकी थी और चल चलकर मेरे पाँव भी थक चुके थे कि तभी मुझे सामने मेन रोड नजर आया। वहाँ से इक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर रही थीं। मुझे नहीं पता था कि मैं किस गाड़ी को रोककर सहारा मांगूं। जब अपना ही घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा था तो किसी गैर पर क्या भरोसा करती। तभी एक पुलिस की गाड़ी मेरे पास आकर रुक गई। ये देखकर मैंने सुकून का सांस लिया था कि अच्छा है कि मैं पुलिस वालों को मिल गई हूँ। अब मैं अपने भाई के बारे में इन्हें सब कुछ बता दूंगी। वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सर से पैर तक देखने लगा और कहने लगा, ए लड़की, इस वक्त यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं रो रही थी और रोते हुए सारी बात उस इंस्पेक्टर को सुना दी। उसने कहा, ठीक है, तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ। कल तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लेंगे और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं ये सुनकर बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा, आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दें। वो कहने लगा, हाँ क्यों नहीं। मैं उस गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई, क्योंकि उस वक्त इस गाड़ी में बस वही एक ऑफिसर था जो गाड़ी भी खुद ही चला रहा था। काफ़ी देर तक गाड़ी अलग अलग रास्तों पर चलती गई। मेरे होश
उस वक्त उड़ गए जब वो गाड़ी उसी घर के सामने जाकर रुकी जहां मेरे भाई ने मुझे कैद करके रखा था। उस घर के बाहर कुछ और दरिंदे किस्म के मर्द खड़े थे। सोनू भी उनके साथ मौजूद था। मैंने ये देखकर उस इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो कमीनी सी हंसी हंस रहा था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और एक आदमी से कहने लगा, सेठ, ले आया हूँ तेरी लड़की को वापस। साली खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। ये सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। उस आदमी ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और मुझे बड़ी बेदर्दी से पकड़कर नीचे उतारा और बोला, तेरे भागने की सज़ा तुझे आज मिलेगी। तू अपने लिए मौत मांगेगी, मौत। ये कहकर उसने मुझे मेरे बेज़मीर भाई के सामने उस पुलिस वाले की तरफ फेंका। मैं लड़खड़ाती हुई उस कमीने के ऊपर जा गिरी। वो आदमी कहने लगा, तू इसे यहाँ वापस लाया है, इसीलिए पहला हक तेरा है। मैं ये सुनकर सोनू को पुकारने लगी कि वो मुझे बचा ले, लेकिन तभी उस आदमी ने जेब से एक पुड़िया निकाली और सोनू की तरफ बढ़ा दी। वो कहने लगा, इसे पी और दुनिया का बादशाह बन जा। ये कहकर वो 4 मर्द मुझे घर के अंदर ले गए। मेरे साथ उन 4 लोगों ने बहुत जुल्म किया था। इसके बाद मैं समझ चुकी थी कि सोनू तो किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मैं किसी बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ चुकी हूँ। मेरे लिए भागना अब मुमकिन नहीं। मैंने जो अंजाम भाग जाने पर भुगता था, मैंने वो कोशिश छोड़ दी थी। वो लोग चोर और डाकू थे, जिनके गैंग में पुलिस के कुछ ऑफिसर भी शामिल थे। वो नशे का लालच देकर सोनू से चोरी भी करवाते थे। मेरा भाई बदमाश बन चुका था। एक दिन उन लोगों ने मेरे भाई को नशा नहीं दिया और उसे एक ऐसी बात कही कि मेरी आत्मा तक कांप गई और उसे घर में बंद करके चले गए। घर में उस वक्त सोनू और मैं थी। वो कह रहा था कि अगर उसे नशा नहीं मिला तो वो मर जाएगा। वो बहुत तड़प रहा था, लेकिन आज मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था। काफ़ी देर वो घर की चीज़ें तोड़ता फोड़ता रहा। फिर मेरे पास आ गया और कहने लगा, मुझे नशा चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे कैसे भी कहीं से भी नशा ला कर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस वक्त उसकी आंखें लाल होने लगी थी। मैं ये देखकर घबराकर पीछे हट गई थी। वो कहने लगा, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अभी नशा देती हूँ। तुम पहले मुझसे दूर हटकर सामने कुर्सी पर जाकर बैठ जाओ। वो मेरी बात सुनकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं किचन में चली गई। फिर दूध फ्रिज से निकालकर उसे गर्म किया और उस गर्म दूध में 4-5 चम्मच चूहे मारने की दवा डाल दी और बाहर निकलकर वो गिलास भाई को पकड़ा दिया। मैंने कहा, इसमें नशा है, इसे पी लो और भूल जाओ दुनिया के सारे गम और आज़ाद हो जाओ। उसने वो दूध का गिलास एक ही घूंट में पी लिया। कुछ देर के बाद वो सो गया, फिर कभी ना उठने के लिए। आज मैं ये सुन चुकी थी कि वो लोग मेरे भाई से क्या मांग करके गए थे। वो बदमाश सोनू से कह रहे थे कि अगर तुम्हें नशा चाहिए तो अपनी बहन के साथ बलात्कार करो। ये सुनकर सोनू ने साफ मना कर दिया था। वो ये कभी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ। इसीलिए वो उसे नशा दिए बिना ही चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि वो नशे की खातिर कुछ भी कर सकता है। ये एक ऐसी तकलीफ थी जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने एक कदम उठा लिया। वो चूहे मारने की दवाई मैंने आज उन लोगों की शराब में भी डाल दी थी। ये जहरीली दवा मैंने आज उन लोगों के ड्राइवर से ये कहकर मंगवाई थी कि घर में चूहे बहुत हो चुके हैं, मुझे दवा डालनी है। वो ऐसी जहरीली दवा लाया जो 2 मिनट में ही चूहों का काम तमाम कर दे, और ऐसा ही हुआ। वो लोग वापस आए तो मैं सोनू की मौत पर रो रही थी। मैंने कहा, नशा ना मिलने पर सोनू मर गया है। उन लोगों ने सोनू का अंतिम संस्कार कर दिया। रात को मुझसे शराब लाने को कहने लगे। मैंने वही शराब उनके सामने रख दी जिसे पीते ही वो लोग मर चुके थे, और मैं घर से बाहर निकल गई और अनाथ आश्रम चली गई। मुझे उस वक्त बहुत दुख हुआ जब भाई ने पहली बार सिगरेट पिया था और मैंने उसकी इस बात को राज रखा था। अगर उस वक्त माँ को बता देती तो शायद हालात आज ऐसे ना होते। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।